तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके। तो देखो बच्चों, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक गैस इलेक्ट्रोड है और एक प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी है। क्यों है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड? क्योंकि इट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स। क्योंकि जो अदर इलेक्ट्रोड्स हैं उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिटर्मिनेशन में इसका यूज होता है। और क्यों यूज होता है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मींस हाइड्रोजन का, वो होता है जीरो। किस स्टैंडर्ड स्टेट में। इसलिए अगर हम एक कंप्लीट सेल बनाएं, उनमें से एक इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह यूज करें और दूसरा जो इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं, अदर इलेक्ट्रोड, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें डिटरमाइन करना है, तो जो सेल पोटेंशियल हमें मिलेगा वही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होगा, क्योंकि इसका खुद का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो है। तो देखो यही लिखा है कि इट इज अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड बिकॉज it is used for determination of standard electrode potential of other electrodes, ठीक है, because its standard electrode potential is zero। ये अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम है। तो देखो इसमें अगर हम डायग्राम से देखें तो ये एक ग्लास जैकेट दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। ये क्या है? एक ग्लास जैकेट। इसमें ये ग्लास ट्यूब लगी है जिसमें एक वायर लगा है। इस वायर के टर्मिनल में यहाँ पर एक जो है प्लेटिनम की फॉइल लगी होती है, जिसमें प्लेटिनम डस्ट या उसका पाउडर चिपका होता है। और यहाँ से एक हाइड्रोजन गैस को 1 atm प्रेशर में पास किया जाता है इसके अंदर। ये हाइड्रोजन यहाँ पहुँच के और एडजॉर्ब होती है, और यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन भरा हुआ है ये 1 मोलर H प्लस का सॉल्यूशन होता है। अब वो 1 मोलर H प्लस चाहे वो HCl से ले लें या किसी भी एसिड से ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो H प्लस आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 होती है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस पास की जाती है 1 atm में, तो यहाँ पर एडजॉर्ब होती है। ये प्लेटिनम की फॉइल है जिसमें प्लेटिनम डस्ट चिपका होता है। इसका कनेक्शन बाहर से करने के लिए यहाँ पर एक कनेक्टिंग वायर लगा होता है, जिसके थ्रू इसको बाहर के दूसरे इलेक्ट्रोड से ज्वाइंट कर दिया जाता है। बात समझ गए यहाँ तक? तो ये था हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोड होता है इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं, तो ध्यान रखें कि ये एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है कि SHE गैस इलेक्ट्रोड है, एक चीज तो ये, ठीक है। दूसरा है रिफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये है। इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है एक्ट हो सकता है एज एनोड, एज कैथोड, और एक रिवर्सिबल नेचर शो करता है। मतलब इस इलेक्ट्रोड को रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है, और इसलिए इसमें दो अलग अलग इलेक्ट्रोड रिएक्शंस हो सकती हैं। जब ये एज अ एनोड की तरह वर्क करेगा तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा, और इस तरह से जो हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब है किसमें, प्लेटिनम फॉइल में, इस तरह से 1 atm में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब है इसका ऑक्सीडेशन होता है और ये H प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन इस तरह से बाहर आते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है, जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन के लिए तो ऐसा लिखेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल H/H प्लस। ओके। तो ये जब एनोड की तरह वर्क करेगा, मीन्स इसमें जब क्या चलेगा, ऑक्सीडेशन। जब एज अ कैथोड यूज होता है ये, जब इसमें रिडक्शन प्रोसेस चलता है, तब इसमें जो H प्लस हैं सॉल्यूशन के अंदर जो एक्वस मीडियम में, वो रिड्यूस होते हैं और इस तरह से हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड से बाहर आ जाती है। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है,
ठीक है, जब हम हाइड्रोजन के लिए रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इस तरह से लिखेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये SHE एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। अभी ये मैंने पहले ही बता दिया कि हम इसकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। इसको जो हाइड्रोजन एडजॉर्ब है वो ऑक्सीडाइज्ड हो सकती है या एडजॉर्ब हाइड्रोजन रिलीज हो सकती है, और इस तरह से ये दोनों की तरह वर्क करता है। फिर आता है मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय SHE। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं अदर एलिमेंट्स के, उसके लिए है। तो देखो भैया, जब हमें किसी भी इलेक्ट्रोड का, जो गिवन इलेक्ट्रोड है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हमें इसके लिए कंप्लीट सेल बनाना होता है। फॉर दिस प्रोसेस गिवन इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद SHE एंड यूज्ड फॉलोइंग रिलेशन। कि एक कंप्लीट, मान लो ये एक इलेक्ट्रोड है सपोज हमारे पास, ऐसा हमने इसको गैल्वेनोमीटर के थ्रू किससे जोड़ दिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, इस तरह से। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया गया, ठीक है। अब वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस तरह से वर्क करता है, और ये भी एक इलेक्ट्रोड रखा हुआ है जिसका हमें, और यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो ये है यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, और ये है यहाँ का क्या, सॉल्ट ब्रिज। ये हो गया एनोड, सॉरी हम यहाँ पर, ये तो अभी डिपेंड करेगा कि एनोड है या कैथोड। तो इस तरह से एक कंप्लीट सेल बना दिया जाता है, ठीक है। दोनों कंपार्टमेंट के बीच में एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, दोनों इलेक्ट्रोड्स को किससे कनेक्ट कर दिया गया, गैल्वेनोमीटर से। और यहाँ पर इस तरह से ये भरा हुआ है HCl का सॉल्यूशन 1 मोलर, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस ये है। अब देखो बच्चों, ये हम जानते हैं कि सेल पोटेंशियल इक्वल टू कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फॉर गैल्वेनिक सेल E स्टैंडर्ड ऑलवेज पॉजिटिव एंड E स्टैंडर्ड H, ठीक है, 0। तो सेल हम जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल में सेल पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा क्या लेंगे बच्चों, स्टैंडर्ड कंडीशन में 0 लेते हैं, ठीक है। अब आता है पहला है कि मान लिया जाए कि कोई इलेक्ट्रोड हमने जोड़ दिया, किससे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। इफ इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ कैथोड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कि आपने एक इलेक्ट्रोड लिया और उसको किससे जोड़ दिया आपने, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। तो इफ इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ कैथोड विद रिस्पेक्ट टू SHE देन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, ठीक है, एंड एज अ एनोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। देखो कैसे, सपोज आपने Zn को जोड़ दिया है ना, और ये एक एनोड की तरह वर्क कर रहा है और सेल पोटेंशियल मिल रहा है 76.76 का। तो आपने इक्वेशन लगाया E0 सेल माइनस E0। अब यहाँ पर जिंक एनोड की तरह वर्क करता है तो कैथोड की जगह हाइड्रोजन आ गया और एनोड की जगह जिंक का आ गया। चूंकि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, तो इस तरह से आपने देखा कि जब कोई भी इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में एनोड की तरह वर्क करेगा तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव आएगा। तो यही लिखा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, अगर ये लिखा एक्ट एज अ कैथोड एंड एक्ट एज अ एनोड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू SHE, तो ऐसे में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा वो हमें निगेटिव आएगा। अब मान लिया जाए हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक जो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और हम जानते हैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 था, तो और सेल पोटेंशियल सपोज उस समय मिल रहा है 0.34 का, तो आपने ये वैल्यू रखी। तो इस तरह से आपको कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव मिल रहा है। तो आप समझ गए अच्छी तरह से कि कोई भी इलेक्ट्रोड अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाए और वो कैथोड की तरह वर्क करेगा तो उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, और अगर वो एनोड की तरह वर्क करेगा तो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। और इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो भी आयंस हैं, कंपाउंड्स हैं, उन सब के इस तरह से रिडक्शन पोटेंशियल निकाले गए और इन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ को फिर अरेंज किया गया है, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों अच्छी तरह से
कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है और वो दोनों की तरह जब वर्क करे तो क्या सेल रिएक्शन है, कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन किए गए हैं एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड कंडीशन में। ओके, अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, तो देखो बच्चों, एक टेबल बनाई गई जो एलिमेंट्स अभी आपने पढ़े, इनके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डिटरमाइन किए गए हैं, तो इन एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या किया गया है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। हालांकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी रख सकते हैं, मतलब कोई एक ऑर्डर फिक्स होगा, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लो या डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो मैंने यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो इस टेबल को ही क्या बोला गया है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। समझ गए ना, कि जो एलिमेंट्स हैं या जो कंपाउंड्स हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू निकाले गए हैं और फिर उनको एक ऑर्डर में अरेंज किया गया है। इसी टेबल को बोला गया है क्या बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे यहां पर मैंने अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले लिथियम है, मतलब ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ध्यान रखें हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रहे हैं मींस रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो हमेशा रिडक्शन प्रोसेस के लिए ही आप इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखेंगे। तो लिथियम का रिडक्शन हुआ और लिथियम बना, तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल रहा है -3.05। तो डेल्टा जी आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये जो है निगेटिव है, तो फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव होगा। इसका मतलब लिथियम प्लस से लिथियम बनना सबसे टफ प्रोसेस है एक्वस मीडियम में, मींस लिथियम इलेक्ट्रॉन तो निकाल देगा, इसका रिवर्स प्रोसेस बहुत फास्ट चलेगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा और डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा। तो खैर अभी हम आगे देखेंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या स्टेबिलिटी। ठीक इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं बच्चों इनके बीच में, मैंने कुछ ही गिने चुने लिख दिए हैं। जैसे सोडियम है -2.72 डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जा रहे हैं। एल्यूमिनियम इस तरह से -1.86। फ्लोरीन है, सॉरी जिंक आ गया, जिंक से बना तो इसका ये है। फिर आयरन, फिर हाइड्रोजन का हम 0 ले रहे हैं। तो ऐसे हाइड्रोजन के ऊपर बहुत सारे लिखे हुए हैं सीरीज में, आप देखोगे मैंने कुछ गिने चुने लिख दिए हैं। हाइड्रोजन से नीचे अब पॉजिटिव वाले आ रहे हैं और लगातार पॉजिटिव वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है और सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू आती है फ्लोरीन के लिए, मींस फ्लोरीन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेंज बहुत ही फास्ट होगा, मींस फ्लोरीन बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजर होगा। तो अगर हम ये कहें कि ऐसे चलें, ठीक है, कि हम ऊपर से नीचे की तरफ चलें ऐसे, तो यहां पर जैसे जैसे आप चाहोगे, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या हो रहा है बच्चों, एलिमेंट का इंक्रीज हो रहा है। और ऊपर की तरफ जाओगे तो कौन सा, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज हो रहा है। समझ गए ना, कि ऊपर की तरफ रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज हो रहा है और नीचे की तरफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो इसका मतलब है कि लिथियम से अच्छा रिड्यूसर नहीं होगा एक्वस मीडियम में, और फ्लोरीन से अच्छा ऑक्सीडाइजर या इससे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर हो नहीं सकता एक्वस मीडियम में। तो इस तरह से ये सीरीज बनाई गई है, इसे रटना नहीं है बच्चों। क्वेश्चन जब आते हैं तो एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉर्मली दे दिए जाते हैं। फिर भी ये बता दूं कि एस ब्लॉक के एलिमेंट के सबसे ज़्यादा नेगेटिव हैं और हैलोजन के सबसे ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, जिसमें फ्लोरीन। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इन एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को लेकर ऑक्टेट करने की टेंडेंसी होती है। और डी ब्लॉक के ज़्यादातर आइंस आप देखोगे उनके भी क्या हैं, पॉजिटिव हैं, मीन्स वो अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है। फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखो पहला है कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव है तो रिडॉक्स कपल इज अ स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मीन्स अगर किसी ये वाला जैसे ये निगेटिव दे रखा है तो लिथियम जो रिडॉक्स कपल बना, मीन्स लिथियम और उसका आयन, तो इनका जो ये इलेक्ट्रोड है ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसर होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर देन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और अगर यही वैल्यू पॉजिटिव है तो रिडॉक्स कपल का जो नेचर है, रिड्यूसिंग नेचर, वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से वीक होगा। मीन्स ई स्टैंडर्ड पॉजिटिव, द रिडॉक्स कपल इज वीकर एजेंट, ठीक है, वीकर रिड्यूसिंग एजेंट, वीकर रिड्यूसर हम ये कह सकते हैं, देन H2, ठीक है, या हाइड्रोजन कपल। यहां तक बात क्लियर है? तो आप अच्छे से ध्यान रखना, एलिमेंट विद ई स्टैंडर्ड निगेटिव
मतलब ऐसे एलिमेंट विद निगेटिव स्टैंडर्ड, मतलब जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव है, लिबरेट्स हाइड्रोजन फ्रॉम एसिडिक सॉल्यूशन और वाटर। समझ गए बच्चों कि अगर मान लो किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन से, मींस जिसमें H प्लस है, या वाटर में रख दिया जाए ऐसा एलिमेंट, तो वो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो वो लिबरेट नहीं करेगा। जैसे Zn प्लस H2SO4, तो यहाँ पर ZnSO4 और प्लस क्या H2, तो यहाँ पर लिबरेट होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम Cu प्लस H2SO4 लें तो नो रिएक्शन, ठीक है, H2 नॉट लिबरेट्स, इस तरह से कि हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होगी। समझ गए ना कि अगर ई स्टैंडर्ड निगेटिव है तो हाइड्रोजन लिबरेट होगी, ई स्टैंडर्ड पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है द एलिमेंट विद, ठीक है, विद लाइज, द एलिमेंट लाइज एट, विद कहां से आ गया, ठीक है, द एलिमेंट लाइज एट द, ठीक है, हायर पोजीशन इन सीरीज कैन डिस्प्लेस द मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट एक्वस, ठीक है, इट्स सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है बच्चों, देखो ये है कि ऐसा कोई भी एलिमेंट जो सीरीज में टॉप में है, ठीक है, मतलब मैंने जो जिस लेवल पे बनाई है, वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। यही लिखा है कि द एलिमेंट लाइज एट हायर पोजीशन इन सीरीज कैन डिस्प्लेस द मेटल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, विच रिप्रेजेंट, विच, ठीक है, प्लेस, बल्कि हम ये कहें कि विच प्लेस प्लेस्ड, ठीक है, एट लोअर साइड ऑफ सीरीज या लोअर पोजीशन, लोअर, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ सीरीज। यहां तक बात क्लियर है कि जो एलिमेंट टॉप में है वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे ये रिएक्शन लिखी है Zn प्लस CuSO4, तो Zn का निगेटिव है, ये टॉप पे है, और कॉपर सल्फेट नीचे आ रहा है, तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को जिंक क्या कर सकता है बच्चों, डिस्प्लेस कर सकता है। और इस तरह से ये जो ब्लू सॉल्यूशन था, अब यहाँ जैसे ये आएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कलर लेस हो जाएगा। पूरा सॉल्यूशन कैसा होगा, कलर लेस, जबकि पहले कैसा था, ब्लू। तो इस तरह से अगर और नेक्स्ट देखें कि ये है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहां पर कौन आ रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के राइट में, मतलब नीचे की तरफ जहां पॉजिटिव वैल्यू फ्लोरीन तक बढ़ती जा रही है, और इस तरफ लेफ्ट में चलें तो डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है, मतलब निगेटिव वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ध्यान रखें कि जो मेटल्स हैं उनकी एक्टिविटी देखी जाती है, तो जितना ज़्यादा निगेटिव उतना ही एक्टिव मेटल माना जाएगा, उतने जल्दी लिबरेट करेगा हाइड्रोजन का, उतना ही ज़्यादा उसमें मेटालिक नेचर होगा। अगर हम इसमें चलें कि पॉजिटिव की तरफ, तो नॉन मेटालिक नेचर, मतलब जो नॉन मेटल्स हैं वो एक्टिव होते जाएंगे, हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होगी, नॉन मेटालिक नेचर क्या होता जाएगा बच्चों, इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो इस तरह से ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर हम आ जाते हैं एप्लीकेशन, है ना। तो सबसे पहला है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर का डिटर्मिनेशन करना बच्चों, कि अगर हमें किसी एलिमेंट का, ठीक है, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, हमें ये बताना है कि वो ऑक्सीडाइजर की तरह वर्क करेगा या रिड्यूसर की तरह विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो ये देखना है कि जितना ज़्यादा निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल उतना अच्छा रिड्यूसर होगा, और जबकि पॉजिटिव वैल्यू बढ़े तो रिड्यूसिंग नेचर कम होगा। और ऑक्सीडाइजिंग नेचर जस्ट उल्टा कर देना है। जैसे हम H2 से फ्लोरीन की तरफ चलें तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज होगा,
और हम हाइड्रोजन से लिथियम की तरफ चलें तो रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होगा। मीन्स अगर हम ये कहें कि ये है लिथियम, ये है सोडियम, ये है, या हम ये कहें कि ये है हमारे पास सोडियम और ये है पोटेशियम और ये है जिंक, ठीक है, तो -3.05, -2.93, -2.72, -0.76, तो ये कौन सा नेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, सॉरी डिक्रीज होता जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर ऐसा आएगा, समझ गए ना। तो इस तरह से ये हमें रिड्यूसिंग नेचर दिख रहा है। और अगर मान लो हम जैसे यहाँ पर लें आयोडीन, फिर ये है ब्रोमीन, फिर ये है क्लोरीन और ये है फ्लोरीन, है ना, 0.54, 1.08, 1.36, 2.87, तो ये सब पॉजिटिव हैं। तो आप ऐसे चलोगे तो ये कौन सा नेचर बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, इस तरह से। तो बात समझ गए ना कि जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना अच्छा रिड्यूसर, जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना अच्छा ऑक्सीडाइजर। फिर आता है बच्चों नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये, आपको एक रेडॉक्स कपल लिखा होगा जिसमें दो स्टेट आपको दे रखी हैं, और सपोज आप ये मान लें रेडॉक्स कपल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है कि जो ऊपर वाला ये जो N1 है ये ज़्यादा है पॉजिटिव वैल्यू में और ये नीचे कम है। अगर इस रेडॉक्स कपल की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है पॉजिटिव दे रखा है, तो ध्यान रखें कि जो छोटा पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है, मतलब जिसमें कम पॉजिटिव चार्ज है, वो ज़्यादा स्टेबल होगा हायर पॉजिटिव चार्ज की। मीन्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर यही वैल्यू नेगेटिव दे रखी है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। बात समझे, देखो जैसे ये लिखा है Mn3 प्लस अपॉन Mn2 प्लस 1.57, हम जानते हैं Mn2 प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर ये बना, तो ये स्पॉन्टेनियस चलेगा। क्यों बच्चों, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होगा। मींस Mn3 प्लस से Mn2 प्लस बनना बहुत इजी हो जाएगा, और यही रीजन है कि Mn2 प्लस मोर स्टेबल देन Mn3 प्लस। तो समझ गए आप ना कि एक रेडॉक्स कपल दे रखा हो हायर ऑक्सीडेशन अपॉन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, अगर वो रेडॉक्स कपल का, ठीक है, वैल्यू पॉजिटिव है तो ध्यान रखें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, और अगर इसका उल्टा है तो हायर, मतलब यहां पर आप देख रहे हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, ठीक है बच्चों, और यहां पर आप देख रहे हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या है, स्टेबल है, इस तरह से। और Mn3 प्लस से Mn2 प्लस बनना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चलेगा। ये है इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। फिर हमारे इसी तरह से क्रोमियम का दे रखा है 3 प्लस और 2 प्लस का -0.18 वोल्ट, तो क्रोमियम 3 प्लस से क्रोमियम 2 प्लस बन रहा है। तो ये देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है तो फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव है, मींस 3 प्लस मोर स्टेबल देन 2 प्लस। तो फिर से समझ लें, पॉजिटिव है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, निगेटिव है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी बेस पर आपको जैसे लिथियम से लिथियम प्लस का माइनस दे रखा है, इसका मतलब समझ रहे हो आप कि लिथियम से ज़्यादा स्टेबल है कौन, लिथियम प्लस। ऐसे कॉपर 2 प्लस और कॉपर का 0.34, तो कॉपर तो जो 2 प्लस है मोर स्टेबल देन क्या हो जाएगा बच्चों, कॉपर नहीं, ये है तो कॉपर 2 प्लस से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा कॉपर, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर वाली मींस जीरो वाली ज़्यादा स्टेबल हो गई +2 से, और यहाँ पर निगेटिव था तो हायर ऑक्सीडेशन 0 से प्लस वाली ज़्यादा स्टेबल हो गई। तो इसी रीज़न के कारण ही आप देखते हैं जो S ब्लॉक है उनके निगेटिव वैल्यू है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि वो बहुत जल्दी कैटाइन में चेंज हो जाते हैं, अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर है। फिर आता है प्रेडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, ठीक है, इसको आप हम पहचान सकते हैं। जैसे कोई ऑक्सीडाइजर है तो वो कैथोड की तरह वर्क करेगा, रिड्यूसर है तो वो एनोड की तरह वर्क करेगा। सेल पोटेंशियल अगर मान लो पॉजिटिव है तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। देखो कैसे, मतलब पहले तो आपको ये पहचानना है कि कोई रिडॉक्स रिएक्शन आपको दी है तो आप किसे कैथोड मानो और किसे एनोड मानो। तो ध्यान रखें जो ऑक्सीडाइजर है वो कैथोड होगा, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेप्टर होगा,
ठीक है। और जो रिड्यूसर है वो एनोड होगा, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि एनोड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। सेल पोटेंशियल अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, जैसे 2Ki प्लस Cl2 तो 2KCl प्लस I2। ठीक है, तो ये जो है 0.54 वोल्ट है और ये कितना है। अब आप देख लें यहाँ पर कि जो आयोडाइड आयन है ये -1 से 0 हो रहा है, मीन्स यहाँ से यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये आयोडाइड आयन जो है ये क्या हुआ बच्चों, रिड्यूसर, और ये क्या हुआ यहाँ पर ऑक्सीडाइजर। तो इस तरह से आयोडाइड आयन एनोड हो गया और क्लोरीन कैथोड हो गया। आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब है क्लोरीन आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चलेगी। इसका उल्टा कर दोगे तो नहीं है। तो ठीक, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मीन्स Cl2 ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइजर होगा। ठीक है, मीन्स ऑक्सीडाइज्ड आयोडाइड आयंस इनटू आयोडीन। तो ऐसी कोई भी सेल रिएक्शन का प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं इससे। फिर है कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। तो अभी इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर हमें इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में पता है तो हम ये बता सकते हैं कि सेल पोटेंशियल क्या होगा। जैसे कैथोड और एनोड है, ये लिखा हुआ एक सेल, तो आपने इसका पोटेंशियल यूज़ किया, 1.10 आ गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया बच्चों, ये रिडॉक्स मतलब सेल पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो पहले ही हमने किया है। कैथोड में से एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस कर दो, हमें वैल्यू पता है। तो फिर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बता दूं बच्चों, जैसे कोई सेल रिएक्शन लिखी है A प्लस बी इक्वल टू C प्लस डी और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल है E1, फ्री एनर्जी चेंज है डेल्टा G1 और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है E1। आपने उसमें n से सब में मल्टीप्लाई कर दिया तो E2 चेंज नहीं होगा, ध्यान रखें। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से सेल पोटेंशियल चेंज नहीं होता बच्चों, क्योंकि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये इतना ही रहेगा। लेकिन डेल्टा G2 अगर हम इसे और इसे K2 लें तो देखो रिलेशन आएगा E1 इक्वल्स टू E2, मतलब दोनों सेल रिएक्शन के सेल पोटेंशियल बराबर रहेंगे, चाहे डिवाइड कर दो चाहे उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अब जहाँ पर यहाँ पर देखो आपने डेल्टा G2 लिया है तो इनमें क्या रिलेशन आएगा, तो जो डेल्टा G2 है वो डेल्टा G1 का डबल हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि दूसरी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो पहली रिएक्शन में ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 डेल्टा G1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरी रिएक्शन में फ्री एनर्जी चेंज डबल हो गया। ऐसे दूसरे में K जो है इक्विलिब्रियम 2 जो है वो फर्स्ट इक्विलिब्रियम का इस तरह से क्या हो जाएगा, पावर लग जाएगी 2 की। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों कि कोई भी रिएक्शन, जैसे ये लिखा है 1/2 F2 प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू F माइनस, मान लो ये E1 लिखा है, ठीक है, X, और फिर लिखा है F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2F माइनस, तो E2 पूछा जाए कि ये क्या होगा, तो E2 इक्वल टू आप X ही लिखोगे। बट अगर यहाँ पर कहा जाए कि डेल्टा G1 है और ये डेल्टा G2 है, तो मैंने कहा डेल्टा G2 कितना होगा, तो आप लिखेंगे 2 डेल्टा G1, इस तरह से। बात समझ गए? फिर नेक्स्ट समझें, देखो फिर हम एक और आते हैं। अब सपोज कोई एक सेल रिएक्शन या इलेक्ट्रोड रिएक्शन ऐसे लिखी है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड में N1 इलेक्ट्रॉन जुड़े और ये बना N2 प्लस आयन, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E1, ठीक है। फिर दूसरी रिएक्शन हुई, इसी N2 ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया अपने N2 के बराबर और इस तरह से A आयन में चेंज हो गया, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E2। सपोज हम सीधा N1 प्लस से A बनाना चाहें तो हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E3, तो E3 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों N1E1 प्लस N2E2 अपॉन N1 प्लस N2। मतलब ये जो है टोटल यहाँ की वैल्यू ये जो आ रही है, इसको अगर मान लो आप N3 मान लें तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये ऐड कर दो, या फिर जो भी आपको यहाँ दिखता है मींस N3 वो रख देना है। मैंने वहाँ N1 N2 ले रखा था तो मैंने वो जोड़ दिया, अगर कोई वैल्यू आ रही है तो वो रखोगे आप, समझ गए ना। तो फिर से सुने, अगर कोई इलेक्ट्रोड रिएक्शन किन्हीं दो रिएक्शन का सम होके बन रही है तो तीसरी रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप ऐसे कैलकुलेट करोगे।
समझ गए ना। आपको कैसे भी लिख दी जाए, आपको फाइनल इक्वेशन अगर पूछा गया कि इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, तो आप उन सेल रिएक्शन को ऐसा लिख लो कि उनका सम वो थर्ड हो जाए। जैसे यहाँ पर ई स्टैंडर्ड Fe2 प्लस एफ एक्स है, 3 प्लस से Fe बनने का x2 है, तो 3 प्लस से 2 प्लस बनने का क्या है, तो सबसे पहले आपने लिखा Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Fe, E1 हो गया x, Fe3 प्लस 3f तो हो गया x2। आपने इसको जोड़ा तो Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन Fe2 प्लस E3 निकालना है। तो हम क्या करें कि ये इक्वेशन इन्हीं से बन जाए, तो हम पहला इक्वेशन तो सेम, मतलब पहले इक्वेशन को पलट के लिख दें बच्चों उल्टा। तो जो पहले वाले का E1 है, ठीक है, देखो आपने ये लिखा, दूसरी इक्वेशन सेम लिख दी E2 इक्वल टू x2, फिर पहली इक्वेशन को आपने पलट दी, तो ये हो गया हमारे पास, ये लिखा जाएगा बच्चों क्या, E1, ये क्या हो जाएगा हमारा E1, और इसे हम माइनस x1 लिखेंगे। समझ गए ना। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, यहाँ n तो समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 3। फिर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमें यही इक्वेशन मिल जाएगा जिसके लिए हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना था। ठीक है, Fe2 प्लस आ जाएगा ना यहाँ पर, ये है। तो इस तरह से आपने देखा Fe3 प्लस से, तो ये हो गया E3 इक्वल टू N1 E1 प्लस N2 E2 अपॉन N3, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा x1 प्लस 3 इंटू x2 अपॉन में ये अपॉन में N3। N3 क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो 1 होगा, ये वाला N3 इस तरह से आ गया। ठीक इसी तरह से जैसे 1/2 Cl2Cl माइनस E1x है, ClO से ClO3 बना y है, तो इससे तो दोनों ऐड कर दो तो यही आ जाएगा आपके पास। बात समझ गए ना, कि इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही कुछ और इक्वेशंस हैं, ये लिख दिए हैं मैंने, इनको करके देखोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, समझ गए ना। एक तो ये रिलेशन और एक ये रिलेशन, कि आपको इस रिलेशन में ये देखना है कि दो इक्वेशन दी गई हैं और तीसरी इक्वेशन जो दी गई है वो तीसरी इक्वेशन को कैसे लाना है। तो आप वो दो इक्वेशन को ऐसे लिख लो कि उनका सम वो तीसरी बन जाए, तब आप ये रिलेशन लगा सकते हैं N1 E1 प्लस N2 E2 अपॉन N3, जो भी आपके पास N1 N2 का सम आ रहा है। समझ गए ना। तो ये था हमारा एक पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। बाकी इसके बाद हम नेंसर्ट इक्वेशन, उसके न्यूमेरिकल्स ये डिस्कस करेंगे। ओके, तो एंड करते हैं बच्चों की क्लास।